अभी मौलाना साहब की सियासत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, और विद इन द पार्टी JUI के अंदर के लोग, उनके राइट लेफ्ट जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर है मौलाना साहब के ऊपर कि जनाब इतनी दफ़ा हुकूमत वाले आ चुके हैं, जरदारी साहब आ चुके हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, और यहाँ पे कई मरतबा यहाँ पे आके कई लोग आ चुके हैं हुकूमत की तरफ से, और वो आपको कह रहे हैं जनाब कि आप आ जाएँ, शामिल हो जाएँ। मौलाना साहब इज स्टेइंग बैक, मौलाना साहब इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट। मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ हलकों से मुलाकात के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आए हैं। आते ही उन्होंने इदारों के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया और उन्हें अपनी इस्लाह करने का मशवरा दे दिया और कहा है कि हमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। अली अमीन गंडापुर का ये रवैया तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए क्या समझते हैं, कितना खतरनाक है? पहले वो स्पीच और अब दोबारा से इस तरह की बातें। अली अमीन गंडापुर जो है वो फॉलो कर रहे हैं जो उनको हदायत मिल रही हैं, जो उनके लीडर की तरफ से उन्हें हदायत जो मिल रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं वो। और अली अमीन गंडापुर साहब को भी पता है कि जनाब वो वज़ीर आला जो बने हुए हैं वो इमरान खान साहब की बदौलत ही बने हुए हैं, सो वो उससे डिविएट नहीं कर सकते। सो एक तो चीज़ें होती है फॉर द कंजप्शन ऑफ मासेस के लिए, आवाम के लिए, कंजप्शन के लिए, या अपने सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए, कंजप्शन के लिए जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनको अक्सर औकात मैं यही कहता हूँ कि ये जनाब सुल्तान राई वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी कोई दे वो तो अलग होती है। बट एट द वेरी सेम टाइम देखिए, दो उनके हैट में फेदर्स हैं, ठीक है। और एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो एक पार्टी है, यानी कि तहरीक इंसाफ है, उसके वहाँ पे रुकन है, वर्कर हैं, जो भी आप कह लें, क्योंकि ये बड़े अपने आप को जनाब मेलो किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। जो भी वर्कर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, चाहे जो भी ओहदा उन्हें मिल जाए, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, वो यही कहते हैं जनाब कि हम तो वर्कर हैं, लेकिन मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उनकी यही स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो दैट मीन्स दे आर स्टेपिंग ऑन सो मैनी टोज। बट एनीवेज, इन दिस पर्टिकुलर केस, गंडापुर साहब के केस में ये है कि गंडापुर साहब जो है वो इस वक्त जो हदायत है जो फॉलो कर रहे हैं वो अपने लीडर की हदायत फॉलो करें, एंड एट द वेरी सेम टाइम दे फील एज इफ दे आर डिच्ड। और जो पहले एक जलसा होना था, अभी रिसेंटली जो हुआ, उससे पहले जो जलसा होना था PTI का, वो उसको मौखर किया गया। वो सबको पता है रात को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग जाके पूछा गया इमरान खान से कि जनाब वो जलसा जनाब इस तरह कर लें, एंड दीज आर द रीजंस, और उसके अंदर सिक्योरिटी रीजंस भी थे। सो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, हम जलसा जो है उसको जनाब पेंडिंग कर देते हैं, पेंडिंग पे रख देते हैं इस चीज़ को। बट देन अगेन, जब जलसा होता है तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अभी जो रिसेंट जलसा हुआ तो उसमें एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उनको एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको सपोर्ट करेगी और कोई उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, उनको ज़रा फ्री हैंड जो मिलना है वो मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नया कानून पास हुआ था, और नया कानून जो पास हुआ उसके बाद सब ने देख लिया कि असम्बली के अंदर से, टेरिटरी से, यानी कि जो नेशनल असम्बली की टेरिटरी थी वहाँ से लोगों को कैसे गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से किया गया और कितने कितने केसेस बने उन पे। सो वो चीज़ें उनको हर्ट कर रही हैं। सो इस वक्त जो अब हम देख रहे हैं गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स, वो जनाब ये है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी वोकल अबाउट थिंग्स, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा नहीं एक्सटेंड पे जाना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, और अगर थोड़ा सा अपना एटीट्यूड मेलो कर लें ज़्यादा बेहतर है। कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा जो है खुली रखनी चाहिए, और सारे दरवाजे जो है बंद नहीं करने चाहिए। ठीक है, राना साहब ये कहिएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात शुरू करने का जो ऐलान कर दिया है, उस पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए गंडापुर के बयान को विफाक पर हमला करार दिया है। तो विफाकी मामलात में मुदाखलत कितनी खतरनाक है? देखें, अगर जो स्टेट टू स्टेट जो होते हैं नेगोशिएशंस या जिस पे टॉक्स होती है, वो ऑन देयर ओन नहीं की जा सकती। उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉड होती है, तो फिर जाके एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ बात कर सकती है। अदर देन दैट पॉसिबल नहीं होता, और अगर वो इस तरह की कोशिश अगर की भी जाती है तो उसका वेट नहीं होता, उसकी वर्थ नहीं होती है। सो आई पर्सनली थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉड तो है, और उस नॉड की वजह से गंडापुर साहब जो है वो बातचीत कर रहे हैं।
क्या होता है उसके बाद, उसका आउटकम क्या निकलता है, दैट इज येट टू बी। बिल्कुल ऐसे ही है राना साहब। तहरीक इंसाफ ने आज जुम्मे के रोज़ मुल्क के लिए एहतजाज की कॉल दी थी, मगर बाद में मौखर कर दिया इस कॉल को। एहतजाज की कॉल वापस लेने की वजह क्या समझते हैं आप? तहरीक इंसाफ की मजबूरी है या फिर कोई हिकमत अमली है? बहुत से लीडरान ऐसे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो हीट फेस कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसेंटली अगर आप देखें तो जलसे के बाद कई लीडरान को जो टेरिटरी थी जो डिफाइन हुई होती है नेशनल असेंबली की, वहाँ से लीडरों को पकड़ा गया, फिर उसके बाद चले प्रोडक्शन ऑर्डर निकले, वो आए भी, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक तलवार जो है केसेस की या उनको अरेस्ट करने की, वो जनाब यहाँ पे मौजूद है। एंड सो मच सो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। सो मच सो आज भी सारा दिन, यानी कि कल सारा दिन जो है वो भी जनाब अगर हम देखें तो पुलिस जो है, पुलिस की भारी तादाद जो है नेशनल असेंबली के बाहर रही, ताकि वो लीडरान अगर स्टेप आउट करते हैं टेरिटरी से, यानी कि नेशनल असेंबली की टेरिटरी से बाहर निकलते हैं, तो देवर लाइक वेरी ब्राइट चांसेस कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। सो इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो लीडरशिप इस वक्त जो है वो हीट फेस कर रही है पीटीआई की, और इस मौके पे अगर हड़ताल या कोई और यहाँ पे डेमो की कोशिश की जाए तो वो मेरे ख्याल में कोई इतनी उसमें असर नहीं होगा, वज़न नहीं होगा, और उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इसलिए प्रॉबली उन्होंने इसको थोड़ा सा बैकआउट कर लिया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पीटीआई ने चेंज की है कि जनाब अभी हम हड़ताल नहीं करते। राना साहब, वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ की हिमायत की है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर मुत्तफिक हो पाएंगे? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चार्टर ऑफ जनाब इकॉनमी हो, कोई भी चार्टर हो, मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिशियंस इफ़ दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, सिट अक्रॉस द टेबल, जितने इश्यूज़ हैं उनको जनाब जॉट डाउन करें, और उनको बैठ के अगर सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करते ये लोग, और सीरियसली अगर नहीं करते, तो एक सिचुएशन होगी। और मैं बार बार कहता आया हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं सब पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सब पॉलिटिशियंस अगर बैठेंगे और इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं, ठीक है, 8-10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, उसमें आप चीफ जस्टिस साहब को भी बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसमें अगर पिंडी की रिप्रेजेंटेशन हो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसमें जनाब ये सब लोग अगर बैठ जाएं, जॉट डाउन करें एक एक इशू जो इस वक्त मुल्क जो है फेस कर रहा है, और एक एक इशू को उस पर जनाब हतमी फैसला करके या फाइनल डिसीजन लेके फिर उस जगह से उठें। कितना टाइम लग जाएगा? हफ्ता नहीं, 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एक्सरसाइज होगी? 12 नहीं 14 घंटे दिन में बैठ जाएंगे, मुल्क तो ट्रैक पे चढ़ जाएगा ना, ठीक है। और वो सारे इश्यूज जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे कंसेंसस के साथ। अगर नहीं होगा ऐसे, अगर नहीं बैठेंगे, नहीं इसका कोई हल निकालेंगे इन चीज़ों का, तो आगे ही बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। मज़ीद जो है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये टाइम वेस्टेज जो है चल रही है, जो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस किस्म की जनाब डिले मज़ीद किया जाए। इकॉनमी है, रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इकॉनमी को एड्रेस करना है, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन एंड दैट शुड बी डन। और प्रॉब्लली मेरे ख्याल में तो कई साल पहले हो जाने चाहिए थी ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं हुई। अब हो जाए बहुत बेहतर है। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बट देन अगेन इसमें सीरियसनेस कितनी है, कितने सीरियसली इसको देखा जाएगा, और डेडलाइन क्या है? देखें, डेडलाइन रखना बहुत ज़रूरी है। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया है, आप उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बैठ के उस हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट चलेगी, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे पार्लियामेंटेरियंस की तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, थिंग्स लाइक दैट। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी डेडलाइन क्या है? डेडलाइन होनी चाहिए कि ये डेडलाइन है जनाब, इस डेडलाइन के अंदर अंदर, इतने टाइम के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। ये सिर्फ ये यहाँ पे ज़ुबानी कलामी जनाब यहाँ पे बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक जो प्रिसेप्शन बना हुआ है कमेटियों का कि जनाब जिस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, जिस भी चीज़ ਨੂੰ ਉਹ कमेटियाँ बना दो जी। सो वो प्रिसेप्शन भी डिफ्यूज़ हो जाएगा अगर इसकी एक तो डेडलाइन हो,
एक डेडलाइन मुख्तस की जाए कि जनाब ये डेडलाइन है, इतने अरसे के अंदर अंदर जनाब ये सारी चीज़ें जनाब सॉर्ट आउट होंगी चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर और इसमें सारा कंसेंसस हो जाए, तो नथिंग लाइक इट। बट वो परसेप्शन जरा डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है कि जड़ी चीज़ भी खुडे लैंड लानी होवे वो जनाब कमेटियाँ बढ़ा दो, उसको भी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल राना साहब, एक दफ़ा फिर हम एक्सटेंशन की गोइंग सुन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी भी एक्सटेंशन का भरपूर हम उसका इख्तलाफ करते हैं, मुखालिफत करते हैं। अगर हुकूमत अदालती इस्लाहात चाहती है तो मशवरा करे, हुकूमत किसी एक्सटेंशन की खां है तो अदालती इस्लाहात करना चाहती है, ये है क्या? मतलब वो चाहती क्या है हुकूमत? देखिए जी, हम बैठ के और मैं ख़ुद भी बैठ के कई मरतबा हमने मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया है। मौलाना साहब को यहाँ पे जनाब हमने कोई फ़ैसले जो भी गलत किए सही किए, अगर गलत किए तो हमने उसको जनाब यहाँ पे बताया लोगों को कि ये गलत फ़ैसले हैं मौलाना साहब के, है या यहाँ पे मौलाना साहब ने गलती की है या यहाँ पे मौलाना साहब गलत कर रहे हैं। सो हमने तनकीद हमेशा की, लेकिन नाउ एज ऑफ नाउ अभी की अगर मैं बात करूँ तो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मेरा जो टेक है, मेरे जो ख्यालात हैं, इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान साहब सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब स्टैंड ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि डे टू डे पॉलिटिक्स होती है, मैं कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आज के दिन के हिसाब से मैं बात करूं, आज तक की सियासत की मैं बात करूं मौलाना फजल रहमान साहब की, तो मौलाना साहब बहुत अच्छे अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। और मौलाना साहब जनाब जो जिस तरीके से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, ना वो हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, हुकूमत के हिस्सा बनने के लिए उन्हें बहुत सी ऑफ़र्स आई हैं, आई नो दैट। उसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह वहाँ पे चेयरमैन सेनेट की भी ऑफ़र हो चुकी है, वह बलूचिस्तान के अंदर भी उनको ऑफ़र हो चुकी है, गवर्नरशिप KPK की भी ऑफ़र हो चुकी है, मिनिस्ट्रियाँ तो वो जो मर्ज़ी लेना चाहें मरकज़ के अंदर वो भी उनको ऑफ़र हो चुकी है। बट मौलाना फजल रहमान साहब इज़ स्टेइंग बैक और बिल्कुल देख रहे हैं कि किस करवट ऊँट बैठता है और फिर मेरे ख्याल में कोई फ़ैसला करेंगे। अभी मौलाना साहब की सियासत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर और विद इन द पार्टी JUI के अंदर के लोग, उनके राइट लेफ्ट जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर है मौलाना साहब के ऊपर कि जनाब इतनी दफ़ा हुकूमत वाले आ चुके हैं, जरदारी साहब आ चुके हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं और यहाँ पे कई मरतबा यहाँ पे आके कई लोग आ चुके हैं हुकूमत की तरफ से, वो आपको कह रहे हैं जनाब कि आप आ जाएँ, शामिल हो जाएँ। मौलाना साहब इज़ स्टेइंग बैक, मौलाना साहब इज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट। कब तक ये रेजिस्ट करते हैं प्रेशर, विद इन JUI जो प्रेशर है वो अभी देखना है, लेकिन फ़िलहाल तक मौलाना साहब अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है जी, मौलाना साहब अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और ये तो एक खबर है वाकई कि उन्हें चेयरमैन सेनेट जो की सीट है वो भी ऑफर हुई। राना मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी